H मतलब H stands for high or what? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जाहिद साहब। चलिए पहले तो मैं अपना तारुफ पेश कर दूं। तारुफ मतलब इंट्रोडक्शन। नो इशू जाहिद, कोई इशू नहीं। चलिए पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको पेश कर दूं, उसके बाद फिर हम जो भी पढ़ना है वो पढ़ेंगे। आप लोगों को एक नई आवाज आज सुनने को मिल रही होगी। यूजुअली ये आजम साहब की होती है, बट दिस टाइम यू वुड बी हियरिंग अ न्यू वॉइस। और ये जो नई आवाज है जो आप आज सुन पा रहे हो, ये एक्चुअली में मेरी आवाज है। और मैं कौन हूं मैं बताऊं आपको। ठीक है, तो पहले हम कुछ कुछ बातें समझेंगे यहाँ पर। सर अच्छा, बीच में मैं जो भी क्वेश्चन पूछूं या आपसे कुछ भी पूछूं तो आप एक काम करिएगा, वो मैसेज मत लिखिएगा मेरे को। ये जो चैट का ऑप्शन है इस पे आप मैसेज लिख सकते हो, बट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि बिकॉज मेरी बात सुन रहे हो ना सारे? यस एक बार सर। हाँ, ठीक है, एक बार हाँ ना बोल दो तो मजा आ जाए। यस सर। ठीक है, तो मेरी बात आप जरा सा समझने की कोशिश करिएगा कि जनरली आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाता है या आपको कुछ भी डाउट होता है तो ये आपको जो राइट साइड पे कॉर्नर दिख रहा है, उस राइट साइड के कॉर्नर पर आप जाके उसमें चैट के ऑप्शन पे आप मैसेज टाइप करके सेंड करते हो। तो बेटा मेरे साथ प्रॉब्लम ये होगी कि हम जूम ऐप के थ्रू कनेक्टेड हैं, बट यहाँ से मैं जब स्क्रीन शेयर करूंगा तो मैं एक अलग ऐप यूज करता हूँ राइटिंग के लिए। ठीक है, स्क्रीन पे आपको दिखेगा, लिखा हुआ सब कुछ दिखेगा, बट इट विल बी अ न्यू ऐप। जब मैं उस ऐप में इंटर करता हूँ राइटिंग के लिए, तो फिर मेरे को जूम ऐप में क्या हो रहा है वो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा होता। तो मतलब अगर आपने मैसेज किया तो आई विल नॉट बी एबल टू सी दैट मैसेज। फिर मुझे वापस जूम ऐप पे आना पड़ेगा, देन आई विल बी एबल टू सी दैट मैसेज। तो ये बड़ा टाइम टेकिंग होता है। तो उससे बेहतर ये है कि व्हेनेवर यू हैव एनी डाउट और व्हेनेवर आई आस्क यू सम क्वेश्चन, you can respond to that by just unmuting your mic, है ना? वो म्यूट रहता है तो आप उसको अनम्यूट कर लीजिएगा और मुझे उसके ऊपर आप रिस्पॉन्स दे दीजिएगा। दिस वुड बी द इजीएस्ट वे। अदरवाइज मैसेज पढ़ने के लिए बार बार मुझे एक ऐप से दूसरे ऐप में जाना पड़ेगा, विच विल बी टाइम टेकिंग। तो इसलिए बेहतर यह है कि आप अपने माइक का यूज करें। और जिनके माइक में इशू है तो फिर तो मजबूरी है, फिर तो वो चैट के ऑप्शन ही पे मुझे लिख के बताएंगे। ठीक है, खैर एनीवेज, तो पहली बात तो ये पहला इन्फॉर्मेशन आपके लिए। दूसरा इन्फॉर्मेशन, क्लास टाइमिंग आपको पता होगी, ये सब कुछ आपको शायद पता होगा, आपको इंटीमेट कर दिया गया होगा आइदर बाय आजम सर और बाय निष्कर्ष या कोई भी, जो भी whoever is looking after this whole process, उसने आपको इंटीमेट कर दिया होगा। बट द पॉइंट इज कि कुछ चैप्टर्स मैं आपके साथ डील कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ चैप्टर्स जिसमें मेजॉरिटी पोर्शन आपके सेकंड बुक का होगा। मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ सेकंड बुक का मतलब ये हो गया कि आई विल बी डीलिंग विथ यू फ्लूइड मैकेनिक्स, द होल कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। उसमें जो सॉलिड है वो भी, सॉलिड को भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। देन जो भी चैप्टर आपका बचा हुआ है सेकंड बुक में, अगर वेव बचा हुआ है, एसएचएम या थर्मो, तो उस पे हम डील करेंगे। एंड देन आई विल बी डीलिंग द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पार्ट, दैट इज द सिलेबस ऑफ क्लास 12। ठीक है, तो ये कुछ पोर्शन है जो मैं आपके साथ रहूंगा इस पोर्शन के लिए, एंड आई विल बी डिस्कसिंग दीज पोर्शंस। दूसरी बात, अब हूं मैं कौन? अगर आप में बहुत सारे बच्चे, कोई बच्चा पुराना होता तो शायद मुझे जानता, बट चूंकि आप लोग सब नए बच्चे हो, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं अब। स्टार्ट ब्रॉडकास्ट। आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, डोंट वरी। मैं अपना तारुफ पेश करूंगा अभी। चलिए, मेरा नाम तो कम से कम पता रहे आप लोगों को। वैसे तो नाम थोड़ा सा लेंदी है, जो अपने आप में एक मार्क का ऑब्जेक्टिव बनता है, तो उसको शॉर्ट कर लिया गया है आपस की अंडरस्टैंडिंग के लिए, शम्स रहबर। और आप में से शायद कोई बच्चा रहबर नाम से है भी, है ना? तो शम्स रहबर, एंड आई एम इनटू दिस टीचिंग फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 8 to 9 years।
और मैंने कुछ कोचिंग्स ऑफ ओखला में भी पढ़ाया है, उसके बाद फिर मैं बाहर भी पढ़ाता रहा हूँ। जैसे मैंने ज़ेक में से शुरू किया था, उसके बाद मैं ऑर्किड में भी पढ़ा चुका हूँ, उसके बाद मैं बंसल में पढ़ा रहा था, फिर लास्ट ईयर अवंती में था, फिर इस साल वापस बंसल में। तो ये मेरा करियर है और मैं थ्रू आउट यही काम कर रहा हूँ। जब से मैंने ग्रेजुएशन किया है तब से मेरा काम ही यही है कि मैं पढ़ा रहा हूँ। और क्या पढ़ा रहा हूँ? तो फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। कैसा पढ़ा रहा हूँ ये तो मैं खुद से नहीं बता सकता, वो तो आप पे डिपेंड करेगा कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है कि किसी बच्चे को मेरी बात समझ में आती हो, किसी को नहीं आती हो, तो इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल कि उसको मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। बट मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक तब होगा, मेरे लिए कंसर्न तब होगा जब ऑन एन एवरेज बच्चे को मेरी बात नहीं समझ में आ रही है। अगर ऑन एन एवरेज ज्यादा बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है और कुछ ही बच्चे हैं जिनको नहीं आ रही है, तो मैं बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं होऊंगा उस वक्त। तब तक मुझे लगेगा कि मैं अपना काम ठीक से कर पा रहा हूँ। अगर ज्यादा मैक्सिमम बच्चों को मेरी बात नहीं समझ में आ रही होगी और बहुत 2-4 बच्चों को ही मेरी बात समझ में आ रही होगी, तो उसका मतलब होगा कि मैं अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मेरे से मास जो है, मास ऑफ स्टूडेंट, मास का मतलब वो नहीं एम वाला मास नहीं, मास ऑफ स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो वो ज्यादा से ज्यादा अगर मेरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं, इसका मतलब मेरा काम सही चल रहा है। अगर नहीं हो पा रहे हैं तो मेरे अंदर कोई फॉल्ट है या मेरा काम सही से नहीं चल रहा है या मैं कुछ कहीं पे मिस कर रहा हूँ या लैक कर रहा हूँ। एनीवेज, तो मेरा थोड़ा सा जो, देखो ऑफलाइन में पढ़ाने का तरीका अलग होता है, वहां पर आप सामने होते हो और आप लोग अभी तक ऑनलाइन से एक्वेंटेड हो गए होगे, ऑनलाइन से आपको जान पहचान हो गई होगी और कुछ हद तक आप कंफर्टेबल भी हो गए होगे ऑनलाइन से। ऑफलाइन का एक अपना फील है और उस फील को कोई टेक्नोलॉजी रिप्लेस करेगी कि नहीं पता नहीं मुझे, उसमें एक अलग प्रोसेस होता है। बट मेरा जो तरीका है पढ़ाने का, उसमें मैं बार बार, आपको इरिटेटिंग भी लगेगा मगर मैं बार बार आपसे पूछता रहूंगा कि आपको आया नहीं आया, समझ आया कि नहीं आया। ये मेरा प्रोसेस बार बार चलता रहेगा। तो हो सकता है आपको इरिटेटिंग भी लगे, बट यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन अदर टू रिस्पॉन्ड। ठीक है, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आपको रिस्पॉन्ड तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, और आप बिल्कुल फ्रैंकली आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो फ्रैंकली, इसमें कोई हेजिटेशन वाली बात नहीं है। देयर इज नो मॉन्स्टर सिटिंग हियर और उसकी आवाज आप सुन रहे हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, अपन बिल्कुल आराम से, बिल्कुल रिलैक्स मोड में पढ़ेंगे, ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है कि भाई पता नहीं जेई है तो पता नहीं कोई बहुत बड़ा कयामत है या बहुत बड़ा पैंडेमिक लाइक कोविड-19 है, ऐसा नहीं है। जेई है तो पढ़ने वाले बच्चों ही के लिए है। ठीक है, तो जो समय रह गया है उस समय में जितना हम ज्यादा आप तक चीजें पहुंचा सकते हैं, जितना ज्यादा हम फ्रूटफुल इसको बना सकते हैं, हम बनाने की कोशिश करेंगे और ये हमारी कोशिश रहेगी कि आपको कुछ तो बेनिफिट हो ही जाए। देखो ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंस, एक बच्चा जो 2 साल पढ़ता है या एक बच्चा जो 1 साल पढ़ता है और एक बच्चा जो 2 महीने तैयारी करता है, उसमें डिफरेंस तो होता है। बट अगर आप उसको मैच करना चाहते हो तो मुझे तो यही लगता है कि ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, कम मेहनत मैं करूंगा, ज्यादा मेहनत आप करेंगे। ज्यादा मेहनत इन द सेंस कि आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होनी चाहिए। हमेशा इस बात को याद रखो कि जेई जेई मेंस स्पेशली अगर मैं बात करूं तो वो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं जेई मेंस निकलता है। ठीक है, जेई मेंस जेई मेंस निकलता है जब आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो। मुझे मालूम है कि आप में से किसी को कुछ नाम पता होंगे किताबों के और आप कहोगे कि साहब ये किताब ना पढ़ लूं मैं या ये ना कर लूं। जैसे कोई बच्चा मुझसे कह देता है आई रोडोव ना कर लूं सर, तो बेटा आई रोडोव का मसला ये नहीं है कि मैं आपको वो करवा नहीं सकता या आपको हेल्प नहीं कर सकता, मगर उससे बहुत बेनिफिट नहीं हो जाएगा आपका जेई मेंस में। जेई मेंस आई रोडोव के लेवल पे नहीं बनता है। ठीक है, इतना तो आपको यकीन करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है बेटा कि जब भी आप कहीं पढ़ते हो तो पहली बात तो है ट्रस्ट, है ना। आपको ट्रस्ट तो रखना पड़ेगा, फेथ रखना पड़ेगा। भाई आपने कहीं अगर कुछ काम शुरू किया है तो यकीन के साथ करोगे ना। ऐसा थोड़ी है कि आप कहोगे कि अरे मैं तो गलत जगह फंस गया। तो आपको ये यकीन रखना पड़ेगा कि सामने जो मास्टर आपको बता रहा है उसकी जिंदगी इसी में गुजर रही है, तो उसको चीजें थोड़ी आपसे ज्यादा पता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो आई रोडोव हो या रेस्निक हेलिडे वॉकर हो या यूनिवर्सिटी फिजिक्स हो या कोरोटोव हो या पाथ फाइंडर के सब्जेक्टिव सवाल हो या ओलंपियाड के क्वेश्चन हो, इंटरनेशनल ओलंपियाड या डिफरेंट कंट्रीज के ओलंपियाड के क्वेश्चन हो,
वो आपको बहुत ज्यादा मदद नहीं कर देंगे फॉर जेई मेंस। मेरी बात यकीन से समझो, मेरी बात मानो आप। जेई मेंस के लिए 2 ही थंब रूल है। एक पहला कि थ्रू आउट आपका सिलेबस पढ़ा हुआ होना चाहिए। दूसरा कि आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो 2 ही रूल हैं। क्वेश्चन की प्रैक्टिस सर कहाँ से करेंगे? बहुत ज्यादा कठिन किताब को उठाने की आवश्यकता नहीं है। जो भी किताब है मैं तो प्रीफर करता हूँ, क्योंकि अभी आपके पास समय नहीं है तो मैं एससी वर्मा तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ कि प्रीवियस ईयर्स जो 41 ईयर्स होता है, किसी बच्चे के पास 39 होता है, किसी के पास 37 ईयर्स होता है, तो उन प्रीवियस ईयर्स को आप उठाओ, उसके जेई मेंस के क्वेश्चंस जो भी हैं उनको सॉल्व करो चैप्टर वाइज, प्लस आपको जो भी असाइनमेंट या जो भी मॉड्यूल या जो भी कुछ मिलता है उसको सॉल्व करो, सो दैट आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा हो। जब आपके क्वेश्चंस ऑफ की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा होगी तो नए क्वेश्चंस को टैकल करना आपके लिए थोड़ा आसान होगा। जैसे देखो, ऐसा नहीं है कि आपको जेई मेंस में क्वेश्चन रिपीट होने वाला है। मेरी बात से बोर तो नहीं हो रहे हो? मैं पढ़ाऊंगा भी, ऐसा नहीं है कि मैं लेक्चर देने बैठा हूँ। हेलो मेरा लाल, नो सर। ठीक है, पढ़ाया भी जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। 2-4 मिनट और मैं आपका लूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके जो जेई मेंस में क्वेश्चन आ रहे होंगे वो रिपीट हो रहे होंगे। रिपीट नहीं होता मेरे बच्चों, मैंने तो नहीं देखा रिपीट होते हुए। हाँ, कॉन्सेप्ट रिपीट होता है अनडाउटेडली, बट क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हो जाए या सेम क्वेश्चन विद डिफरेंट वैल्यू या डिफरेंट डेटा रिपीट हो जाए, ऐसा तो नहीं होता है जनरली। 99% ऑफ टाइम्स ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब एवरी टाइम यू विल फेस your JEE, you will face new questions or set of new questions, but that will be based on the concept that will be taught to you in the class 11th or class 12th, or what you have studied in class 11th or 12th, right? तो इसका मतलब यह है कि कॉन्सेप्ट वही रहेगा। हाँ, उस कॉन्सेप्ट को किस तरह से वो चेंज करता है, किस तरह से उसको मोल्ड करता है, दैट विल चेंज एवरी ईयर, है ना? बट कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो सर कॉन्सेप्ट अगर वही रहना है तो उसी पे तो क्वेश्चन बनाएगा ना वो। और क्वेश्चन अगर उसी पे बनाएगा तो उस क्वेश्चन की भाई हमसे सॉल्व कैसे होगा? तो सॉल्व होगा प्रैक्टिस से। भाई जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करोगे, सॉल्व करोगे, आपको जब नए क्वेश्चंस मिलेंगे तो आपका दिमाग चलेगा, ओ अच्छा ये ऐसा क्वेश्चन है तो इसमें ये लगा लेना चाहिए, या ये इक्वेशन लगा लेनी चाहिए, या फॉर्मूला लगा लेना चाहिए। वो आपको तब समझ आता है। ऐसा नहीं है कि भाई आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं किया, एक चैप्टर से 10 क्वेश्चन कर लिया और जेई मेंस में बैठे और कह रहे हो अरे मास्टर तूने तो पढ़ाया ही नहीं था हमें, हमसे तो क्वेश्चन ही ना होके दिए। भाई क्वेश्चन उसी से होंगे जो प्रैक्टिस करेगा। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मेहनत करनी है, बट मेहनत में 2 बातें याद रखें। रिक्शा चलाने वाले से ज्यादा मेहनत तो मुझे नहीं लगता कि फिजिकली कोई करता है, बट रिक्शे वाले की हालत आप देख लें, और एक वो बंदा जो आईटी कंपनी में कुछ प्रोडक्ट मैनेजर हो या कुछ और बड़े पोस्ट पे हो या सीईओ हो, वो फिजिकली इतनी मेहनत नहीं कर रहा होता जितना रिक्शा चलाने वाला करता है, बट वो उसकी पोजीशन बहुत बढ़िया होती है। तो मेहनत जो है ना, अब मेहनत का एक नया डेफिनेशन है आप लोगों के लिए कि हार्ड वर्क नहीं, हार्ड वर्क तो करना है इन टर्म्स कि आपको बहुत ज्यादा टाइम लगाना है पढ़ाई में, बट आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। अब स्मार्ट वर्क का क्या मतलब, जो मैं आपसे कह रहा था कि बहुत मतलब जो दुनिया की मुश्किल मुश्किल किताब उठा के नहीं बैठ जाना है। भाई बीएम शर्मा के एक्सरसाइज प्रॉब्लम उठा के बैठ गए, ये नहीं करना है आपको। आशीष अरोड़ा के एक्सरसाइज प्रॉब्लम उठा के बैठ गए। एससी वर्मा अभी लगाना शुरू किया कि भाई अभी तक 2 साल तक हमारे बुक शेल्फ में पड़ी थी, अब देख लेते हैं कि इसमें क्या है, तो क्वेश्चन लगाने बैठ गए एससी वर्मा के। वो नहीं करना है अभी आपको, आपके पास इतना समय नहीं है। अगर आप 2 साल से पढ़ रहे होते तो मैं आपसे कहता कि फर्स्ट प्रायोरिटी इज एससी वर्मा, या आप अगर 1 साल के कोर्स में होते तो मैं आपसे कह रहा होता कि प्रायोरिटी इज एससी वर्मा। बट अभी आपके पास इतना समय नहीं है, तो अब आप इतना टाइम आप एससी वर्मा या बीएम शर्मा के सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स या आशीष अरोड़ा के सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स या दीगर और भी जो भी राइटर्स हैं उनके सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स मत सर करो। हाँ जी सर, जिसके पास 1 साल है वो कर सकता है एससी वर्मा? बिल्कुल। अगर उसने माइंड मेकअप कर रखा है कि आई हैव टू ड्रॉप या आई वांट टू ड्रॉप, या इफ ही और शी इज इन क्लास 12 एंड देन वो अभी से ही तैयारी करना चाह रहा हो, तो ऑफ कोर्स यू शुड गो फॉर द एससी वर्मा। एटलीस्ट प्रायोरिटी होगी एससी वर्मा, देन यू विल सॉल्व अदर बुक्स। प्रायोरिटी एससी वर्मा। लेकिन अगर जिनका यही है कि ये अटेम्प्ट है, जिनको अटेम्प्ट लेना है, उनके लिए मैं एससी वर्मा प्रीफर मैं तो नहीं करूंगा, बाकी कोई करता हो।
मेरा मानना है कि अभी 80 ओवर मना करो, आप अभी एमसीक्यू करो, ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करो, ठीक है, और जितनी कर सकते हो उतनी करो, जहां से कर सकते हो वहां से करो, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। और बहुत मार्केट में बुक्स हैं यार, कोई भी बुक उठा लो, चाहे वो डीसी पांडे हो या बीएम शर्मा के ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव भी होता है उसमें, ऑब्जेक्टिव भी होता है, मोर देन वन टाइप होता है, सब कुछ होता है। बट अभी जेई मेंस के लिए आप ऑब्जेक्टिव उठा लो बीएम शर्मा का, या फिर आपको जो मन करे, जो अच्छी किताब लगे उससे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो, और बहुत सारे करो, भर भर के क्वेश्चंस करो। भर भर के करोगे तो भर भर के डाउट आएंगे, और भर भर के डाउट आएंगे तो भर भर के डाउट पूछोगे तो भर भर के आपको नए कॉन्सेप्ट्स पता चलेंगे, ठीक है। फिजिक्स कॉन्सेप्ट से आएगी, फिजिक्स इरोडोव से नहीं आएगी। इरोडोव तब आएगा जब आपको कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। फिजिक्स कुरोटोव से नहीं आएगी, कुरोटोव तब आएगा जब आपको कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। मैं आपको एक ईमानदारी की बात बताऊं तो ये जो आपने फिटजी का नाम सुना होगा, तो फिटजी में हर बैच को इरोडोव नहीं कराते वो लोग, क्रीम बैच को कराते हैं। क्रीम बैच एक बैच होता है जिसमें बच्चा 99% वाला होता है, तो उसको करा रहे होते हैं। उसमें भी पूरी किताब वो करवा नहीं सकते, क्योंकि इरोडोव के सारे क्वेश्चन आपके 11-12 के बेस पे नहीं है। देयर इज ओनली 498 क्वेश्चंस व्हिच इज बेस्ड ऑन योर क्लास 11-12 कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो भी लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। आपको मैं ईमानदारी की बात बताऊं तो फिटजी वगैरह में अगर टीचर अपॉइंट होता है तो उसको पहले 6 महीने यही कहा जाता है कि आप पढ़िए, इरोडोव लगाइए, इरोडोव सॉल्व करिए, टीचर से कहा जाता है, स्टूडेंट से नहीं कहा जा रहा होता। क्योंकि हमें भी मालूम है कि ओलंपियाड एक अलग चीज है। ओलंपियाड के लिए करो ना इरोडोव, करो ना कोरोटोव, करो ना रेस्निक हलीडे वॉकर, करो ना यूनिवर्सिटी फिजिक्स, या जो भी मन करे वो करो ना। बट अभी जेई मेंस निकालना हमारी प्रायोरिटी है। फिजिक्स में पीएचडी नहीं करना है अपने को। अगर किसी का मन करे करने का तो वो बीएससी एमएससी के बाद करता रहेगा, बट अभी नहीं करना है। तो अभी आप पीएचडी करने की ना सोचें, अभी आप मेंस निकालने की सोचें, ठीक है। तो ये मेरा आपको सुझाव है कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, और आप बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और बहुत सारे डाउट्स पूछेंगे, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप बहुत सारे डाउट्स पूछेंगे, ठीक है। खैर, अब आते हैं जो मैं पढ़ाने वाला हूं या जो मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूं। मेरे बच्चों सब यही हैं, सबको बात समझ में आ गई है मेरी? एक बार हाँ ना बोल दो यार, मजा आ जाए। यस सर। ठीक है, Yes, मेरे sir. लाल पीले, मेरे नीले, मेरे ब्लू, मेरे सफेद। चलो, अपन जो पढ़ेंगे अभी दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। और थोड़ा मैं बेसिक से ही स्टार्ट करूंगा, मुझे मालूम है कि पढ़े हुए टाइम हो गया, तो थोड़ा सा बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस करता हुआ ही चलूंगा, ठीक है। तो पहले तो अपन कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो भी सीखेंगे, जहां जहां शॉर्ट ट्रिक अप्लाई हो सकता है वहां वहां हम शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे, डोंट वरी। फ्लूइड मैकेनिक्स के बेसिकली दो पार्ट रहेंगे बेटा, एक तो हमारा फ्लूइड स्टैटिक्स होगा और दूसरा फ्लूइड डायनेमिक्स होगा। स्टैटिक्स और दूसरा होगा डायनेमिक्स। स्क्रीन साफ दिख रही है ना आप लोगों को? स्टैटिक्स, ठीक है, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। स्टैटिक्स में आपको मालूम है कि फ्लूइड, या आप इसको ऐसे शब्द में कह सकते हैं कि फ्लूइड एट रेस्ट, और इसको आप कह सकते हैं फ्लोइंग फ्लूइड, ठीक है। अच्छा, फ्लूइड का बेसिक मतलब क्या होता है? फ्लूइड का बेसिक मतलब दोनों होता है, लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है, ठीक है। बट एक बात याद रखिए, गैस के लिए हमारे पास एक अलग यूनिट है जिसमें हम गैस पे थोड़ी चर्चा करते हैं, दैट इज हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पार्ट। उसमें हम गैस में एज अ फ्लूइड, गैस को हम उसमें पढ़ेंगे। यहाँ पर जो इस चैप्टर में हम पढ़ रहे होंगे, ऑल्दो इट्स नेम इज फ्लूइड, बट वी विल बी टॉकिंग अबाउट लिक्विड स्पेशली, है ना। हम इस पूरे चैप्टर में लिक्विड पे ही चर्चा कर रहे होंगे। वी विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट गैसेस और द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द लिक्विड। ऑल्दो लिक्विड और गैस दोनों को कंबाइन कर लें तो हम फ्लूइड कहते हैं, बट हम लिक्विड पे चर्चा करेंगे। और लिक्विड ना, लिक्विड कुछ भी हो सकता है, आप लोगों को मालूम है, पानी हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, केरोसिन हो, कुछ भी हो, ठीक है, लिक्विड होता है। बट इसमें जब हम लिक्विड कहते हैं ना, तो जनरली अपने दिमाग में वाटर वाटर चलता रहता है। तो अगर मैं कहीं लिक्विड का नाम वाटर ले भी लूं तो कंफ्यूज मत हो जाना कि क्या मास्टर क्या वाटर ही लिक्विड है, तुम बार बार वाटर क्यों कह रहे हो। तो कंफ्यूज मतलब उसके लिए आपको चिंतित नहीं होना है, क्योंकि दिमाग में थोड़ा सा लिक्विड जो बहुत आसानी से अवेलेबल है वो पानी ही है ना आज के डेट में। तो अपन पानी पानी खेलते रहते हैं। तो लेकिन कोई भी चीज जो फ्लो कर सकती है वो लिक्विड कहलाएगी। अब दूसरी बात,
फ्लूइड एट रेस्ट एंड फ्लूइड फ्लोइंग लिक्विड या फ्लूइड विच फ्लोज, तो उसको हम डायनेमिक्स में पढ़ेंगे, बट पहले हम स्टैटिक्स पे बात करेंगे। और स्टैटिक्स पे इसको नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, स्टैटिक्स पे बात करने में हमें कुछ चीजें अपने को समझनी है। एंड व्हाट आर दोस थिंग्स दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, कि अगर हम लिक्विड के स्टैटिक्स की बात करें तो सबसे पहली बात, बेसिक पॉइंट पे मैं बात करूंगा। जो टर्म्स हमारे यूज हो रहे होंगे वो आप सबको पता है यार, कि एक तो टर्म यूज हो रहा होगा प्रेशर, है ना। प्रेशर सबको मालूम है कि फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, है ना। बट मेरा प्रश्न ये है कि अगर मान लो कि मैं कोई ये सरफेस एरिया ले लूं, लेट्स से दिस सरफेस एरिया इज ए, और इस सरफेस एरिया पे मैंने ऐसे फोर्स लगा दिया, दिस इज द फोर्स दैट इज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो इस केस में प्रेशर आप क्या लिखेंगे, फोर्स बाय सीधा एरिया या कुछ और? सर फोर्स का हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट बाय एरिया। वेरी गुड, द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स एंड देन एरिया। ठीक है, याद रखो कि फोर्स इज ऑलवेज टेकन परपेंडिकुलर टू द सरफेस टू राइट द प्रेशर। प्रेशर इज फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, हमेशा इस बात को याद रखा जा सकता है, बहुत बेसिक सी बात है बट याद रखने वाली बात है। दूसरी बात, हम डेंसिटी की अगर बात करें तो डेंसिटी हम सबको मालूम है, बहुत बेसिक सी बात बता रहा हूं, मुझे मालूम है, बट ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि अपने को बेसिक बेसिक पॉइंट भी पता रहे। डेंसिटी अपने को मालूम है कि मास अपॉन वॉल्यूम अपन लिखते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। बट इस डेंसिटी के लिए हम एक टर्म यूज कर रहे होंगे, डेंसिटी को एक और तरीके से हम डिफाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। इस रिलेटिव डेंसिटी का दूसरा नाम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी है। कंफ्यूज होने वाली आवश्यकता नहीं भाई, दोनों एक ही चीज है। रिलेटिव डेंसिटी कहूं या स्पेसिफिक ग्रेविटी कहूं, ये दो अलग अलग बातें नहीं है, ये दोनों एक ही बात है। इसका क्या मतलब होता है, तो हम जानते हैं फिजिक्स में कभी भी वर्ड आ जाए रिलेटिव, इसका मतलब होता है कि एक क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू द अनदर। जनरली इट इज द रिलेटिव का बेसिक मतलब ये होता है कंपैरिजन, ठीक है, कि एक का कंपैरिजन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है बेटा डेंसिटी ऑफ लिक्विड और बॉडी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन किसके रेस्पेक्ट में साहब, तो डेंसिटी ऑफ वाटर, वो भी कब सर, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी का बेसिक मतलब या स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड और सब्सटेंस और अ मैटर विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और आप लोगों को केमिस्ट्री से मालूम होगा कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड स्पेशली क्यों यहाँ पर मेंशन करा गया है, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो आपकी डेंसिटी ऑफ वाटर होती है, वो डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम होती है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसलिए इसको मेंशन करा गया है। ठीक है, हम वाटर के मैक्सिमम डेंसिटी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। इसका मतलब कई बार आपको किसी भी लिक्विड का डेंसिटी ना देके रिलेटिव डेंसिटी दिया जा सकता है। जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि डेंसिटी ऑफ पानी दैट इज वाटर, वो लिखा जाता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इट इज रिटन एज 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। ये कन्वर्जन शायद समझ में आ रहा होगा, आपको नहीं आया तो पूछ सकते हो। तो आपको कई बार क्या करेंगे, आपको कहेंगे कि भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ मटेरियल इज समथिंग 2, तो अगर हम उसकी, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इसका मतलब इस रेशियो की वैल्यू हमें 2 गिवन है, ठीक है, या रिलेटिव डेंसिटी हमें 2 गिवन है। तो डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस अगर हम लिखें डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, तो दैट विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय द रिलेटिव डेंसिटी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला जो आपको दिख रहा है ऊपर, ठीक है, ये वाला। तो यहां से हम डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकाल सकते हैं कि भाई 2 into 1 gram per centimeter cube और 2 gram per will be the density of the substance or density of the liquid। तो कई बार वो क्या करते हैं ना, आपको या तो डेंसिटी डायरेक्टली दे देते हैं, या आपको डेंसिटी डायरेक्टली ना देके आपको वो थोड़ा सा और आपका नॉलेज चेक करना चाहते हैं, तो वो डेंसिटी आपको डायरेक्टली ना देके आपको रिलेटिव डेंसिटी पे बात कर लेते हैं वो। ठीक है, तो चाहे किसी भी बात करें, हमें आप चीजें पता है कि रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी का क्या मतलब है। चलिए साहब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, ये सब तो अपने को समझ में आ गया। अब आते हैं दूसरी बात पर। दूसरी बात क्या है सर, तो अब हम लिक्विड के अंदर प्रेशर की बात करेंगे, प्रेशर इन अ लिक्विड। ठीक है, स्टैटिक लिक्विड में प्रेशर की बात करेंगे। अगर आपको कोई स्टेप नोट करना है तो कर सकते हो, आई विल वेट, अदरवाइज आई विल इरेज दिस ऑल व्हाटएवर आई हैव रिटन। सर वेट करना 1 सेकंड सर। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, आप नोट कर लो।
हाँ जी सर, डन सर, यस बहुत बढ़िया सर। यस सर, यस। चलिए ओके, चलिए आगे बात करते हैं। मैं अब चर्चा करने लगा हूं प्रेशर पे, प्रेशर का वेरिएशन विथ डेप्थ, है ना, ये आपको आता भी होगा मगर मैं फिर से रिपीट करूंगा। प्रेशर का वेरिएशन, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ, ठीक है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी हम बात करेंगे, और पहले तो हम वर्टिकल डायरेक्शन में प्रेशर का वेरिएशन देखेंगे, फिर मैं हॉरिजॉन्टल को भी बता दूंगा आपको। हम जो भी चर्चा कर रहे हैं वो सारा का सारा स्टैटिक लिक्विड पे बात कर रहे हैं बेटा, इस बात को याद रखिएगा। मान लीजिए कि मैंने ये कोई कंटेनर लिया और इस कंटेनर में आई विल फिल द लिक्विड, ठीक है। मान लीजिए कि मैं इस कंटेनर में लिक्विड फिल कर रहा हूँ, और मैं लिक्विड फिल कर रहा हूँ इस तरह से, कुपच 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 कुपच। मान लीजिए कि द लिक्विड इज फिल्ड अप टू अ हाइट ऑफ h and the area of the container is a, area is equal to a, ठीक है, एरिया ऑफ द कंटेनर a है। अब मेरे को ये पता करना है सर कि अगर हम किसी भी y डेप्थ पे चले जाएं, किसी भी डेप्थ पर, ठीक है, तो व्हाट विल बी द प्रेशर एट एनी डेप्थ y डेप्थ पे प्रेशर कितना होगा, किसी भी डेप्थ पे अगर हम चले जाएं तो इस किसी भी डेप्थ ऑफ द लिक्विड में प्रेशर की वैल्यू क्या होगी। तो अब अपन समझते हैं कि प्रेशर की वैल्यू क्या होगी। तो प्रेशर की वैल्यू चेक करने के लिए अगर मुझे y डेप्थ पे प्रेशर चेक करना है, तो आप ऐसा समझो, इमेजिन करो कि मैं लिक्विड का एक पोर्शन काट के बाहर निकाल रहा हूं। सर ये इमेजिन करना है, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, बट आपको ये इमेजिन करना है कि मैं लिक्विड का एक पोर्शन काट के बाहर निकाल रहा हूं। अगर मैं लिक्विड का पोर्शन काट के ऐसे बाहर निकाल दूं, ऐसे इस लिक्विड के पोर्शन को मैंने काट के बाहर निकाल दिया, सच दैट कि इसकी जो थिकनेस है इस पोर्शन की वो dy है। मतलब मैंने कहना ये चाहा है कि मैं y डेप्थ पे प्रेशर चेक कर रहा हूं, तो y डेप्थ पे जाके मैंने एक dy की एक एलिमेंट कंसीडर करी है, एक एलिमेंट कंसीडर करा है जिसका थिकनेस dy है मेरे बच्चों। अब देखो, जब ये एलिमेंट हमने कंसीडर करा तो इस पे एक तो प्रेशर हमारा ऊपर से लग रहा होगा, लेट दैट प्रेशर भी P1, दूसरा प्रेशर नीचे वाली लिक्विड भी लगा रही होगी, लेट दैट बी P2, ठीक है, ये तो प्रेशर है। एक बात और ये है कि इस एलिमेंट पर इसका अपना वेट भी एक्ट कर रहा होगा, और वो जो वेट एक्ट कर रहा होगा वो डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा होगा, और मान लो इस एलिमेंट का जो मास है लेट दैट बी dm मल्टीप्लाइड बाय g। अब हमसे बोला क्या क्या है, हमसे बोला गया साहब ये लिक्विड स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब फ्लो नहीं कर रही है। अगर फ्लो नहीं कर रही है तो एक बात तो बहुत ऑब्वियस है सर कि इस एलिमेंट पर, इस पूरी लिक्विड पर या इस पूरे एलिमेंट पर हम कह सकते हैं इस एलिमेंट पर जो नेट फोर्स होगा, दैट नेट फोर्स का सम विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो, बिकॉज इट इज स्टैटिक। स्टैटिक है तो सारे फोर्सेस का सम सर जीरो होगा सर। क्लियर है सर? इसका मतलब कि मैं ये कह सकता हूं कि इस पे लगने वाले ऊपर से जो फोर्सेस हैं और इस पे लगने वाले जो नीचे से फोर्सेस हैं इस एलिमेंट पर, that must add up to equal to zero। कंफ्यूजन होना, काट के निकाला है उसकी, कंफ्यूज हो रहे हो गए ऐसे कि मास्टर तुमने ए कहा है, ऐसे ऐसे ले रहे हो, तो मान लो डी ए ले ली, प्लस ऑफ डीएम, dm is the mass multiplied by d, क्योंकि downward, minus of p2 multiplied by da, this whole will be equal to 0। ठीक है, तो इसका मतलब सर अपन ये कह सकते हैं कि p1 minus of p2 multiplied by da will be equal to dm। dm मतलब इस एलिमेंट का मास, और मास ऑफ द एलिमेंट ऑफ द लिक्विड कैन बी रिटन एज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। इतना सारे बच्चे को, मेरे सारे बच्चे को इतना तो आता है, मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम। तो इसका एरिया मैंने लिया हुआ है डीए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और इसकी जो लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ये वाली लेंथ अपन कुछ मान लेते हैं कि भाई ये कितनी लेंथ है, थिकनेस है dy माना है। किसी को कष्ट हो तो मुझे मल्टीप्लाइड बाय जी, गलत तो नहीं बोला मास्टर ने?
यहाँ तक किसी के मन में कोई दुविधा, कोई कुछ कहना चाह रहा हो? लास्ट वाला स्टेटमेंट एक बार फिर से समझा दीजिए। ठीक है सर, इस वाले को फिर से हम इस पे बात करते हैं। देखिए सर, हमने प्रेशर को एक साथ लिखा है, तो प्रेशर को हम ऐसे लिख सकते हैं P1 माइनस, इस वाले टर्म को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ dm मल्टीप्लाइड बाई जी, और dm दैट इज द मास, मास कैन बी रिटन एज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो ये जो हमने ये पोर्शन काटा है ना, उसका एरिया हमने dm माना हुआ है। ये जो पोर्शन हमने काटा हुआ है क्रॉस सेक्शन है, पूरा एरिया मानना है dA। ठीक है, ये जो पोर्शन हमने काटा हुआ है इसका, जी सर नेटवर्क प्रॉब्लम। हेलो, आवाज ब्रेक होती है। आवाज ब्रेक हो रही है? यस सर। अब जा रही है आवाज? यस सर, अब सही है। ठीक है, वो बीच बीच में अगर डिस्टरबेंस हो तो प्लीज इन्फॉर्म कर दीजिएगा मुझे। अब देखिए इस वाले डीएम की वैल्यू हम लिखेंगे तो डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, तो डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे लिखेंगे? मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस ऑफ द एलिमेंट दैट आउट, क्योंकि इसका अगर एरिया ए है, एलिमेंट हम काट रहे होंगे उसका भी एरिया ए ही होगा ना। ठीक है, बात समझ रहे हो? अगर हम इस पूरे क्रॉस सेक्शन का एरिया ए मान रहे हैं तो इस पूरे का भी एरिया ए ही होगा ना। मान लो कि अगर मैंने कहा कि ये बॉटम का एरिया ए है, तो इसमें जो ये हम लिक्विड का एलिमेंट काट के अलग कर रहे हैं, ठीक है, इसका भी तो एरिया ए ही होगा ना बेटा। इज इट राइट? सर ये होगा। आवाज ब्रेक हो रही है? रुक जाओ, आवाज अगर ब्रेक हो रही है, नेटवर्क कनेक्शन चेंज कर रहा हूँ। किसी की आवाज ही नहीं। आवाज ब्रेक हो रही है तो मैं 1 मिनट मुझे दो, मैं नेटवर्क जो बोल रहा है उसके माइक से मेरे को क्लियर आवाज नहीं आ रही है। कोई दूसरा बता सकता है क्या हो रहा है? सर आपकी आवाज क्लियर आ रही है। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर आ रही है। आपकी आवाज आ रही है, पीछे से बैकग्राउंड में नॉइज है। अच्छा, चलिए, तो अगर आवाज क्लियर जा रही है तो मैं इस पे चर्चा कर लेता हूं। रो इंटू डी ए मल्टीप्लाइड बाई डी वाई मल्टीप्लाइड बाई जी। अब ये इक्वेशन क्लियर है क्या सबको? यस सर। DA will cancel out this DA, तो मतलब ये होगा कि P1 माइनस ऑफ P2 will be equal to माइनस ऑफ रो मल्टीप्लाइड बाई D मल्टीप्लाइड बाई G। सही है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना कि P2 माइनस ऑफ P1। किसी का माइक बहुत ज्यादा, क्या हो गया? जाहिद आप कुछ बोल रहे हैं क्या, या शाकिर? नो सर, आवाज आ रही है। तो ये किसी
कोई बोल रहा है जिसके माइक से आवाज क्लियर नहीं आ रही है। स्विच ऑफ योर माइक, सारे माइक बंद कर दो। अब आपको अगर मेरी बात नहीं समझ में आए या आपको मेरी आवाज नहीं जाए तो आप अपना माइक अनम्यूट करेंगे और उसके बाद आप क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है सर, वरना आप माइक को बंद ही रखेंगे। चलिए सर, तो अपनी चर्चा यहां तक पहुंच चुकी है। P2 माइनस ऑफ P1 इज इक्वल टू रो dy मल्टीप्लाइड बाई जी। अब एक बात तो अपने को क्लियर हो गई कि P2 माइनस P1 दिस इज द डिफरेंस ऑफ प्रेशर, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं dP डिवाइडेड बाई dy इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाइड बाई जी। दिस इज द वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू द हाइट, ठीक है। और दूसरा आपने ये देखा कि P2 जो मैंने प्रेशर लिया वो नीचे लिया है और P1 जो प्रेशर लिया है वो ऊपर वाला प्रेशर लिया है। इसका मतलब कि जब मैंने इसको P2 माइनस P1 किया तो इट बिकेम पॉजिटिव। P2 माइनस P1 करने पर ये पॉजिटिव हो रहा है। इसका मतलब ये है सर, इसका मतलब ये है कि दैट इज, अपन ये कह सकते हैं कि P2 इज ग्रेटर देन P1। इन अदर वर्ड्स आई कैन क्लेम दैट कि जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा, एज द डेप्थ इंक्रीजेस, जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होगी प्रेशर, ये तो मतलब हुआ क्योंकि हमने ऊपर वाले प्रेशर को सब्ट्रैक्ट किया है, ये जो रिजल्ट आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब एज वी आर मूविंग डाउन द लिक्विड द प्रेशर इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो इसका मतलब, और वो प्रेशर कैसे इंक्रीज होगा विद द डेप्थ, दैट विल बी गिवन बाय दिस रिलेशन कि dp अपॉन dy इज ऑलवेज इक्वल टू रो जी, या आप कह सकते हो कि dp अपॉन dy, जैसे भी आप कह लो, आपकी इच्छा है कि dp अपॉन dy इज इक्वल टू रो जी या dp इज इक्वल टू रो जी मल्टीप्लाइड बाय dy। दिस इज द रिलेशन। इसका मतलब प्रेशर चेंजेस लीनियरली विद द डेप्थ, प्रेशर जो है वो लीनियरली चेंज करता है विद द डेप्थ। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। सर ये एक बार एक लास्ट जनरल टाइम वापस रिलेशन। समझाना जो आपने वो बताया था, P2 इज ग्रेटर देन P1 हाँ वाला। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ बेटा। अगर आप देखो तो पहले देखो ये वाला स्टेप, इस वाले स्टेप में आपको ये दिख रहा होगा कि P1 माइनस P2 अगर मैं कर रहा हूँ तो राइट साइड में एक नेगेटिव साइन आ रहा है। दिस मीन्स दैट कि P1 माइनस ऑफ P2 इज निगेटिव। इसका मतलब, इसका मतलब कि अगर ये निगेटिव आ रहा है, दिस मीन्स दैट P2 इज ग्रेटर देन P1, तभी तो इसका रिजल्ट निगेटिव आ रहा है। आप कम वाले में से ज्यादा वाले को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, रिजल्ट निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब P2 ग्रेटर देन P1 है, यही तो मतलब हुआ। और P2 कहां पर का प्रेशर है, तो P2 इज द प्रेशर एट द हाइट ऑफ y, जो हमने माना था देखो। और P1 कहां पर का प्रेशर है, तो P1 ऊपर से लगने वाला प्रेशर है, ये P1 है, और ये वाला जो प्रेशर है दैट इज P2। इसका मतलब है कि P2 इज ग्रेटर देन P1, मतलब कि लिक्विड में जितना हम लिक्विड में डेप्थ में जाएंगे, नीचे जाएंगे, उतना जो हमारा प्रेशर है वो इंक्रीज करेगा। समझ आई बात? और कैसे इंक्रीज करता है प्रेशर, तो प्रेशर इंक्रीजेस लीनियरली विथ द डेप्थ, प्रेशर इंक्रीज करता है लीनियरली विथ द डेप्थ। अब क्लियरिटी है कि प्रेशर लीनियरली इंक्रीज करता है मेरे बच्चों विद द डेप्थ, यस सर। यस सर। ठीक है। तो अगर मान लो कि मैं इसी कंटेनर में भाई, सबको मेरी बात समझ में आनी चाहिए, जिसको नहीं आ रही हो कृपया पूछें, शर्माए नहीं बिल्कुल भी। अगर इसी कंटेनर में मैं h डेप्थ पर यहां पर प्रेशर लिखना चाहूं तो देखो यहां से ये रिजल्ट बन के ऐसे आता है कि dp का इंटीग्रेशन आप कर दोगे रो g इंटू डी वाई। इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे, तो ध्यान से सुनो, इट इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर। तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा दैट विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप लोगों को शायद पता हो कि भाई इसके ऊपर गैसेस के इन्वेलप हैं, इस सरफेस पे प्रेशर लग रहा होगा विच इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम जनरली एटीएम से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इस पर के। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये PATM है जो यहाँ पे लग रहा है, बिकॉज इट इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर। और यहाँ पर का प्रेशर अपन मान लेते हैं कुछ P है, यहाँ पर की जो डेप्थ हम काउंट कर रहे हैं, तो यहाँ से हम जाएंगे नीचे,
तो यहाँ पर हम y इज इक्वल टू 0 मान लेंगे और यहाँ पर y इज इक्वल टू h मान लेंगे। ठीक है, इसका मतलब इसको जब हम लिखेंगे तो ये हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा p माइनस ऑफ PATM इज इक्वल टू, इस वाले पेज पे देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ रो मल्टीप्लाइड बाई जी मल्टीप्लाइड बाई एच। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि P इज इक्वल टू PATM प्लस ऑफ रो GH। दिस इज द रिलेशन फॉर राइटिंग द प्रेशर एट एनी पॉइंट इनसाइड अ लिक्विड विद द डेप्थ। डेप्थ के साथ आप किसी भी पॉइंट पे प्रेशर को इस प्रकार से लिख सकते हैं, और यही आपने फॉर्मूला पढ़ा है। बट ये PATM तभी आएगा व्हेन द कंटेनर इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर। अगर ये एटमॉस्फेयर से ओपन नहीं है, PATM जो है वो 0 हो जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल मैं ये ऐसा कंटेनर, तो H हाइट पे मैं H dasher will be simply written as Q, sir, because it is not open to the atmosphere. तो यहाँ पर P इस liquid pressure will be as good because it is not open to the atmosphere. Clarity है? Yes, sir. नहीं आया, नहीं Clear है आया, नहीं आया। सर, आ गया। ओके, एक बार पिछले बहुत पेज। बढ़िया सर, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। वह पिछले पेज पे जाऊं, यस सर। पूछना है? बताइए सर, क्या पूछना है? सर यस सर। जी सर लिखना था, हो गया। क्या पूछ रहे हैं? अच्छा, लिखना था लिखना सर। था ना। मैं सारे पेज पे आ रहा हूँ भाई, सबने नोट कर लिया? मैं पहले पेज पे आ गया, पहले पेज से नोट करना शुरू कर दो। अच्छा, इसमें ना नोट करने का आप या तो मोबाइल से कनेक्टेड है या कैसे कनेक्टेड है, मोबाइल या लैपटॉप से, यही होगा ना? यस सर। तो अपने पास एक रजिस्टर रखो, ये बात तो ठीक है, मगर थोड़ा जल्दी नोट करने के लिए ना आप सब लोग जानते हैं, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, या अगर लैपटॉप से कनेक्टेड हो तो पिक ले लो, टैब से कनेक्टेड हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या पिक ले लो। तो थोड़ा ज्यादा आसानी के नोट ना, रजिस्टर अब बात कहूंगा सॉल्व करने। तो मैं दूसरे पेज पे आ रहा हूँ, दूसरे पेज को नोट कर लें जिन्होंने नोट नहीं किया है। Now I am coming to the last, and I have to write one more point related to this pressure. मैं जरा फिर कर लूं कहानी। भाई सारे बच्चे समझ में आ रहा है? वजाहत, वरुण, उस्मान, उमामा, तहरीम, फातिमा, तलहा, सैयद तौहीद नबी, स्वालेहा, शमीम, यस सर, आ रहा है। यस सबको सर। समझ? यस सर। यस सर। सबको यस सर। अभी इतने नाम लिए, जहां सर भी हो आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो पूछने। रही है सर। देखो देखो, रुको, अभी टाइम होने में 1 मिनट रुको, मैं काम करता हूँ। मैं इसका नेटवर्क का 1 मिनट का आप मुझे टाइम देंगे, मैं जरा सा नेटवर्क चेंज कर दूं इसका। जी सर। ठीक है।
आप देखना, अगर अभी भी आवाज क्लियर नहीं आ रही होगी तो बताइएगा। अभी तो अब क्लियर है। ठीक है सर। ठीक है सर, सर अब तो क्लियर है। ओके, थैंक यू। तो अब आगे जरा सा एक और पॉइंट मैं बताना चाह रहा था, वो बता लूं। देखो बेटा, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो P और H का जो रिलेशन है, ये वाला, इस रिलेशन की बात में भी सोचते एम एक्स, या इसको ऐसे लिखूंगा पहले, C प्लस ऑफ एम एक्स के फॉर्मेट का, बिकॉज दिस हैज टू बी कांस्टेंट, राइट, एंड दिस प्रेशर इज वेरिंग लीनियरली विथ दिस डेप्थ। ये प्रेशर वेरी कर रहा है लीनियरली विद द डेप्थ। तो इसको मैं इस फॉर्मेट पे लिखता हूं। इसका मतलब if I draw the graph अब देखिए, अगर मैं इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करूं, प्रेशर वर्सेस डेप्थ का, प्रेशर वर्सेस डेप्थ का, तो आपको यहां से दिख रहा होगा कि दिस ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन एंड इंटरसेप्ट विल नॉट बी जीरो ऑब्वियसली। ये जो इंटरसेप्ट है ये P-ATM कह सकता हूं मैं। और इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, इस ग्राफ का स्लोप आप ध्यान दें, ठीक है। तो अगर हम स्लोप देखें, इस इक्वेशन को इस वाले के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ध्यान से देखिए भाई, इन दोनों को अपन कंपेयर कर रहे हैं, तो हाइट के साथ जो टर्म है वही तो स्लोप कहलाएगा। नहीं आया। क्लियर है भाई? यस ठीक है। तो मेरे बच्चों स्लोप हम जानते हैं tan थीटा होता है। यस सर। इसका मतलब tan थीटा को हम ये लिख सकते हैं साहब कि दिस इज इक्वल टू रो जी, और थीटा को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ रो जी। इसका मतलब है कि इस ग्राफ का जो स्लोप है अपने को वो रो जी की वैल्यू देता है, और आपकी ये जो वैल्यू है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रो जी लिख सकते हैं। इसका मतलब कि प्रेशर का ग्राफ विथ द डेप्थ विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन। यस ठीक सर। है, वो जी केस में अगर ये वाला प्रेशर वर्सेस डेप्थ का जो ग्राफ है वो जीरो से स्टार्ट होता, सही? जी सर। यस सर। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होता, जीरो। क्यों जीरो होता? बिकॉज P-ATM इज जीरो। कंटेनर सही है? यस सर बिल्कुल। सही है सर, नोट कर लिया सर? जी सर, नोट कर लिया। नहीं सर। डन सर। हो गया सर, कर लिया तो। सर नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। किसी के मन में कोई दिक्कत, टेंशन वाली बात? सर ग्राफ रिपीट कर दीजिए। अरे किसी को कोई दिक्कत बेटा? सर ऊपर जो आपने इस स्क्रीन पे जो डायग्राम बनाया है सर, उसको एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए।
सबने यहाँ तक नोट कर लिया है? ये बार बार इन चीजें पता नहीं नेटवर्क की वजह से इशू आ रहा है। यस सर। एक बार बोल दो तो मैं आगे Yes, बढ़ sir. जाऊं। यस सर। ठीक है, तो ठीक है बेटा। तो अब देखो, एक एग्जाम्पल, एक जामफल, दो जामफल, तीन जामफल, चार जामफल, एक जामफल। एक एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूं कि आप मान लीजिए कि ये दूसरी लिक्विड है एंड वी हैव द अनदर थर्ड लिक्विड। ये वाली जो लिक्विड है 10 ये वाली लिक्विड, ये वाली लिक्विड और लास्ट वाली लिक्विड, ये वाली लिक्विड। इनकी डेंसिटीज मैं आपको दे देता हूं कि दिस इज रो, दिस डेंसिटी इज 2 रो एंड दिस डेंसिटी इज 3 रो। हाइट ऑफ ईच पोर्शन ऑफ द लिक्विड और डेप्थ ऑफ ईच लिक्विड इज h। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली इस पॉइंट पे प्रेशर लिखना है, इस पॉइंट पे प्रेशर लिखना है, इस पॉइंट पे एकदम बच्चों का P1, P2, P3 है ना। P1 फाइंड P1, P2 and P3 and also draw a graph of P versus depth for whole arrangement of liquid। ये आपका प्रश्न है सर। समय आपके पास 45 सेकंड्स। समय आपके पास 45 सेकंड्स। P1 is equal to rho gh, P2 is equal to 4 rho gh, P3 is equal to 9 rho gh. And you left P-ATM everywhere. Plus P-ATM. Of course. देखिए, एक तो इसमें क्वेश्चन होगा, तो एक तो इसमें ये बात है कि आप तो या तो इंटीग्रेशन, अब बार बार हम ये थोड़ी करते रहेंगे। अगर हम बार बार यही करते रहे तो आप कहोगे कि फिर मास्टर का क्या फायदा है। रो इंटू जी इंटू डी वाई, एक तो तरीका ये है। और इसमें हम प्रेशर लिखने के लिए हम ये कह सकते हैं साहब, यहाँ पर प्रेशर इज P-ATM, ठीक है, प्लस यहाँ से हम जाएंगे तो P1 और डेप्थ यहाँ पर हम मान लेते हैं 0 और यहाँ पर हम मान लेते हैं h। तो हम लिखेंगे इस वाले पूरे को, अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इस वाले को हम लिखेंगे P1 माइनस ऑफ P-ATM इज इक्वल टू रो जी मल्टीप्लाइड बाई h। जी सर। सर पूरी स्ट्रेट लाइन होगी एक सेम स्लोप के साथ। नहीं नहीं, स्लोप बदलेगा बेटा, स्लोप बदलेगा, स्लोप बदलेगा। मैं आ रहा हूँ उस बात पे। पहली बात ये मुझे बताओ, ये वाली बात समझ में आई है कि P1 जो प्रेशर आएगा वो P-ATM प्लस ऑफ नहीं कर रहा। अरे बाकी बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं बेटा। सबको ये बात समझ में आ गई कि इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो P-ATM प्लस ऑफ रो GH होगा, वेयर P-ATM इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो, ये इंटीग्रेशन हम लगाते जाएं तो हर बार थोड़ी हम ये काम करते रहेंगे, तो बड़े मतलब हर बार ये बड़ा लेंदी प्रोसेस होगा। तो इसके लिए ना हम ड्रॉप एंड गेन मेथड कहते हैं। ड्रॉप एंड गेन मेथड, रामलाल मेथड में उससे क्या जाता है, किताबों में ऐसे रहता है, अच्छी किताबों में ड्रॉप मेथड, तो इसलिए मैं भी इस नाम को मेंशन कर रहा हूं यहाँ पर। वैसे ये रामलाल मेथड है, उससे हमें क्या मालूम, हमें तो सिर्फ मेथड पता होना चाहिए। ये मेथड ये कहता है कि अगर हम नीचे जा रहे हैं, डेप्थ पे जा रहे हैं, तो रो GH की जो वैल्यूज लिखेंगे हम वो पॉजिटिव लिखेंगे, और अगर हम ऊपर जा रहे हैं,
ठीक है, ऊपर जा रहे हैं तो रो जी एच के साथ हम माइनस साइन लगाएंगे। ये ड्रॉप एंड गेन मेथड का कॉन्सेप्ट है। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि नीचे जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ता, ऊपर में पॉजिटिव साइन, ऊपर जाने में नेगेटिव साइन। ठीक है, अब देखो अगर मैं कहानी लिखूं, मैंने ये बोला कि साहब ये ऐसा है, और मैंने आपसे ये कहा कि ये लिक्विड ये तीन तरह के लिक्विड है। यहाँ पर हमने कहा प्रेशर P1 है, यहाँ पर P2 है, और यहाँ पर प्रेशर P3 है, और ये H है, ये भी H है, ये भी H है, और यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P80 है। तो ड्रॉप एंड गेन मेथड से देखो यहाँ कितना है, PATM प्लस नीचे गए, नीचे जा रहे हैं तो रो जी एच, कितना हाइट नीचे गए H, और इसकी डेंसिटी कितनी है रो, इसकी डेंसिटी कितनी है 2 रो, इसकी डेंसिटी कितनी है 3 रो, तो ये जो आएगा वो P1 आ जाएगा। अब P2 पे आते हैं, तो P2 क्या होगा, यहां से फिर फर्दर हम और नीचे गए तो E1 होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी प्रेशर है P1, प्लस इस लिक्विड में हम कितना नीचे गए H, और लिक्विड की डेंसिटी कितनी है 2 रो, तो 2 रो मल्टीप्लाइड बाय G इंटू H, दैट इज इक्वल टू PATM प्लस ऑफ रो GH प्लस ऑफ 2 रो GH। हाँ ना बोल दो यार एक बार। P3 पे जाएंगे तो यहां तक हमें प्रेशर पता है। अब फर्दर यहां से नीचे जाना है तो अपन लिखेंगे P2 प्लस ऑफ 3 रो मल्टीप्लाइड बाय G मल्टीप्लाइड बाय H। अब ये पूरी वैल्यू उठा के रख दो यार, PATM प्लस ऑफ 3 रो GH प्लस ऑफ अगेन 3 रो GH। ये तो अपना ये प्रेशर्स की वैल्यू होगी। बहुत बढ़िया सर, तो प्रेशर हमने लिख लिया। तो जनरली अब प्रेशर लिखने के लिए हम इंटीग्रेशन नहीं कर रहे होंगे बार बार, हम ड्रॉप एंड गेन मेथड लगाएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं कि हम प्रेशर बार बार नहीं लिखेंगे, वी विल यूज ड्रॉप एंड गेन मेथड। ठीक है, नीचे जाएं तो प्लस, ऊपर जाएं तो माइनस, नीचे प्रेशर बढ़ता है, ऊपर प्रेशर घटता है। बहुत बढ़िया सर, अब ये आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं ग्राफ पे आता हूं। या आप नोट कर लें तो मैं ग्राफ पे आता हूं। चलिए, आई अज्यूम दैट कि आपने नोट कर लिया है, तो मैं ग्राफ पे आता हूं। अब अगर मैं ग्राफ बनाऊं, मैंने कहा साहब प्रेशर वर्सेस हाइट का ग्राफ पूरे इस असेंबली ऑफ लिक्विड के लिए। पहले पार्ट, अच्छा मैंने आपको एक बात बताया था कि tan थीटा जो होता है वो होता है रो मल्टीप्लाइड बाई जी। ठीक है, ये होता है tan थीटा, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय रो मल्टीप्लाइड बाय जी। अगर आप पहले पार्ट में हैं तो पहले पार्ट में डेंसिटी इज रो, पहले पार्ट में आपको दिख रहा है, बट दूसरे पार्ट में डेंसिटी उतनी ही H हाइट के लिए डेंसिटी 2 रो है। तो भाई एक बात तो क्लियर हो गई कि थीटा अगर tan इनवर्स रो जी है तो दूसरे पार्ट में रहेगा तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन, बट दूसरे पार्ट के लिए थीटा 2 की वैल्यू या थीटा 1 कह लो, थीटा 1 की वैल्यू tan इनवर्स 2 रो जी होगी। और इसी तरह से तीसरे वाले पार्ट में ये डेंसिटी 3 रो है, तो तीसरे वाले पार्ट में tan इनवर्स 3 रो जी होगी। पता नहीं क्या बोल रहा है ये बावला, नहीं आया ना तुमको? नहीं सर। फिर से मैं बता रहा हूँ, फिर से सुनिए। मैंने अभी आपसे बोला था कि tan थीटा की जो वैल्यू है बेटा, स्लोप, वो डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय जी बोला था ना बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट ऑफ द लिक्विड को देखो ना, उसकी डेंसिटी कितनी है, रो है। तो पहले वाले पार्ट ऑफ ग्राफ में ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा और स्लोप होगा रो जी। बट जब हम इस पोर्शन में आ रहे हैं, सेकंड पोर्शन में, तो इस पोर्शन में अगर आप स्लोप देखेंगे, स्लोप, तो ये 2 रो जी हो जाएगा ना सर। यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan थीटा की वैल्यू 2 रो जी होगी ना सर, क्योंकि डेंसिटी कितनी है मेरे बच्चे, 2 रो आया 2 रो। तो बेटा ये दूसरे केस में स्लोप 2 रो जी, तीसरे केस में स्लोप 3 रो जी, तीसरा मतलब ये वाला नहीं आया, आ गया सर। आ गया। इसका मतलब ये बेटा कि पहले वाले केस में स्लोप दूसरे वाले केस के स्लोप से कम होएगा,
मतलब अगर पहला मैं बनाऊंगा तो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन होगा अनडाउटेडली, बट यहाँ पर थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स रो इनटू जी बिकॉज द डेंसिटी इज रो। दूसरे वाले ग्राफ पे आओ, 5 थोड़ा सा ऊपर कर दिया हूँ क्योंकि ये वेल है, ये थीटा 1 कह लेता हूँ ताकि आप ना हो, ये tan इनवर्स 2 रो जी है। तीसरे वाले पार्ट पे चलते हैं, तो तीसरे वाले पार्ट का स्लोप थोड़ा और ज्यादा होएगा, तो ये थोड़ा सा इसको और अच्छे से बनाते हैं, ये थोड़ा सा ऊपर करो तो ये ऐसे आएगा। तो ये वाला जो अपना थीटा 1 है दैट इज इक्वल टू, आप मेरी बात समझ गए होंगे शायद, tan इनवर्स 2 रो जी, एंड द लास्ट इसका थोड़ा स्लोप और ज्यादा होगा, मान लो ऐसा 90 डिग्री एग्जैक्ट मत, ऐसा थोड़ा सा कर देते हैं, थोड़ा और इंक्लाइन, तो ये वाला एंगल ये मान लो थीटा 3, तो दिस विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 3 रो जी। अब क्लियर है? स्लोप का फर्क समझ में आया सबको कि स्लोप बेटा हर पोर्शन में सेम नहीं होगा बिकॉज डेंसिटी इज नॉट सेम। नोट कर लीजिए तो मैं आगे बात करता हूँ। सर क्लोज कंटेनर तो है नहीं, तो 0 से क्यों शुरू हो रहा है ओरिजिन से? प्राप्त है, ठीक है सर। Now is it clear? And thanks for rectification, sir. नोट कर लिया होगा सर कर लिया। ठीक है, तो आगे बात करते हैं सर। अभी एक और छोटी सी बात अपन समझ लेते हैं, फिर उसके बाद फिर और क्वेश्चन कराता हूँ जिसमें कुछ अच्छे सवाल भी होंगे। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ सर। टंग 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 टंग, अरे मिट जा। टंग 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 टंग। चलो भाई बहुत बढ़िया सर। अब एक तो हम पहले छोटी सी बात समझ लें, हॉरिजॉन्टल के केस हम समझ लेते हैं, उसके बाद फिर और क्वेश्चंस पे हम आएंगे। तो देखिए सर, अगर मान लो इसी कंटेनर के अंदर मैंने डेप्थ के साथ तो प्रेशर का वेरिएशन बता दिया आपको, मतलब इफ यू आर गोइंग अलोंग वाई एक्सिस तो मैंने प्रेशर का वेरिएशन आपको बता दिया है, ठीक है। अब अगर मैं इसी कंटेनर में खुपच 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 कोई लिक्विड फिर से मैं कह दूं इज ए डेंसिटी, अब इसका एलिमेंट काट के बाहर निकालता हूं। आप ऐसा माने, इमेजिन करें कि आपने कोई एलिमेंट ऐसे काट के बाहर निकाल दिया। अब एक बात तो क्लियर है कि मैं मान लूं अगर कि इस एलिमेंट पे इधर वाली साइड से अगर प्रेशर मान लो कि P1 है, तो इधर वाला साइड इस पे प्रेशर इधर लगा रहा होगा P2 इस वाली एलिमेंट को, है ना। हॉरिजॉन्टल की आप बात करें, अभी हमने वर्टिकल की बात करी थी, दैट मींस वी टॉक्ड अबाउट द डेप्थ, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम लेवल एंड एट द सेम डेप्थ। मतलब ये जो है यहाँ पर हमने एलिमेंट कंसीडर करा है, ठीक है, और ये मान लो कि ये y डेप्थ पे कंसीडर करा है, तो मैं कह रहा हूँ कि इधर से एक प्रेशर लग रहा है P1 और इधर से प्रेशर लग रहा है P2। अब एज लिक्विड इज स्टैटिक, ये फ्लो नहीं कर रही है, तो अगर फ्लो नहीं कर रही है इसका मतलब इस पे जो नेट फोर्स है वो बैलेंस होना चाहिए। मान लो इस क्रॉस सेक्शन का एरिया DA है और इस क्रॉस सेक्शन का एरिया DA है, तो इस पे फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि P1 मल्टीप्लाइड बाय DA माइनस ऑफ P2 मल्टीप्लाइड बाय DA मस्ट बी इक्वल टू 0। अभी भी लॉजिक वही है कि F net मस्ट बी इक्वल टू 0, अभी भी लॉजिक वही है। तो हम ये कह सकते हैं कि P1 इज इक्वल टू P2। इसका मतलब कि एट द सेम लेवल pressure doesn't changes in an static liquid. At the same level, pressure doesn't changes in static liquid. एक ही लेवल पे प्रेशर
की वैल्यू स्टैटिक लिक्विड में चेंज, ठीक है। अब छोटी सी बात पे आऊं कि जैसे मैं आपसे कहूं कि साहब मान लो कि ये एक लेवल में मान रहा हूं और यहाँ एक लेवल मान रहा हूं। मैंने आपसे बोला इस पॉइंट पे प्रेशर P1 है, सुनिएगा मेरी बात, और इस पॉइंट पे प्रेशर P2 है। मैंने आपसे कहा यहाँ पर P3 है और यहाँ पर P4 है, तो रिलेशन बिटवीन P1, P2, P3 एंड P4 क्या होएगा? पूछते हुए शर्म आ गई भाई ये सवाल। बच्चों आवाज जा रही है मेरी? रहबर साहब को सुन पा रहे हो आप? यस ठीक है। यस सर। जी सर। मैं एक बार स्क्रीन से जूम ऐप में जा रहा हूं ताकि मैं और बच्चों के नाम ले लेकर पूछ सकूं, क्योंकि कुछ लोग मुझे नहीं रिस्पॉन्स दे रहे हैं। खैर बाकी लोग सब देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पर ये दिखाया है कि भाई एक लिक्विड में दो लेवल मैंने माना है, एक ये लेवल माना है और ये दूसरा लेवल। ये दो अलग अलग लिक्विड नहीं है बेटा, एक ही लिक्विड है, उसमें दो अलग अलग मैंने लेवल माना है, ठीक है, एक ही लिक्विड में। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई इन प्रेशर्स का रिलेशन क्या होएगा? सर P1 is equal to P2 और P3 is equal to P3 equals to P4. Of course. And what will be the relation between these two, P1, P2 and P3, P4 का रिलेशन क्या होएगा? P3 is greater than P1 सर P3 is equal to P1 और P4 is Yes, greater of than course. P1, P4 greater than। बहुत बढ़िया। मतलब अपन ये कहेंगे कि P1 is equal to P2 because at the same level pressure should be same. P3 is equal to P4 because at the same level pressure should be same because the liquid is static. But हम ये कह सकते हैं कि ये ज्यादा डेप्थ पर है। अगर हम ऊपर से देखें तो ये ज्यादा डेप्थ पर है ये वाला पॉइंट, और ये कम डेप्थ पर है ये वाला पॉइंट, तो डेप्थ पे प्रेशर बढ़ेगा ऑफ कोर्स। तो P3 इक्वल है P4 के, बट इट विल बी ग्रेटर देन P1 इक्वल टू P2। बहुत बढ़िया साहब। एक दूसरा छोटा सा पॉइंट पूछते हुए फिर से शर्म आ गई, और ये आप जानते भी होगे, शायद आपको हर किसी ने बताया भी होगा कि मैं ये एक कंटेनर लूं, खुपाच खुपाच खुपाच, ये कंटेनर कुछ ज्यादा बड़ा ले लिया मैंने, ये कंटेनर खुपाच खुपाच खुपाच, इसमें लिक्विड भर दिया 20 अप टू हाइट ऑफ h, और इसी कंटेनर का दूसरा रूप मैंने ऐसे ले लिया, खुपाच खुपाच खुपाच, इसमें लिक्विड भर दिया 20 अप टू हाइट h। तीसरा रूप इस प्रकार से मैंने ले लिया यहाँ तक हाइट h। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इन तीनों के इस पे बेस पे ये P1, P2 और ये P3 प्रेशर्स हैं, तो इन प्रेशर्स का रिलेशन क्या है, रिश्ता क्या है? सर सेम ये होंगे। रिश्ता क्या कहलाता है? P1 greater than सेम P2 होंगे सर, greater सेम than होंगे। P3. इक्वल होगा, Of इक्वल course. इक्वल। यस बिल्कुल सही बात कि क्योंकि P1 greater than सर सेम है yes, दोनों। of greater course. than P2. Pressure only depends on depth. Yes, Yes, pressure only depends on does depth. not depend on तो सब shape। में डेप्थ सेम है, फिर की वैल्यू आपकी वॉइस नहीं आ रही है। undoubtedly because if we have in all अच्छा सर एक बार वापस समझाना, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी। सरफेस एरिया हाँ मैं फिर से समझा दूंगा। PATM को PATM प्रेशर P1 या क्या सेम आएगा ना, P3 जो है वो हमेशा इक्वल along the depth depends on the depth only। सर आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं Depends आ मैंने रही है। अलग अलग कंटेनर में ये भी रो ये सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है सर। कुछ भी समझ नहीं आया, आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही थी।
अब जा रही है आवाज आप लोगों को? यस सर। यस सर अब आ रही ठीक है। है, मैंने आपसे बोला कि ये सारी लिक्विड सेम है, मतलब उनकी डेंसिटी सेम है, मतलब सेम लिक्विड को मैंने अलग अलग फिल करा है। तो बेटा याद रखो कि प्रेशर एट ए डेप्थ डिपेंड्स ऑन द डेप्थ ओनली, कि मैं कितना नीचे जा रहा हूँ। तो तीनों में मैं एच डेप्थ ही नीचे गया हूँ, तो इसलिए प्रेशर की वैल्यू सेम होगी। इट विल नॉट डिपेंड ऑन द शेप, इट विल ओनली डिपेंड ऑन द डेप्थ। इसको हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स भी कहते हैं। ठीक है सर, जिसको नहीं समझ में आया था उसको आप समझ आ गया? यस सर। सर बट याद रखिए बेटा, ये जो रिलेशन मैंने लिखा है, इट इज रिलेशन ऑफ प्रेशर, ये बात याद रखिएगा। अगर यही बात फोर्स के लिए पूछ लिया जाए आपसे, फोर्स, अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट विल बी द फोर्स, फोर्स क्या होगा? तो याद रखो कि फोर्स से प्रेशर से फोर्स की वैल्यू सेम नहीं होएगी। ठीक है, यहाँ पर फोर्स अलग लग रहा होगा, यहाँ पर फोर्स अलग लग रहा होगा, यहाँ पर फोर्स अलग लग रहा होगा, एरिया तो पे डिपेंड प्रेशर कर सेम है। सर हाँ, P1 में और ज्यादा भी होगी, कई फैक्ट। हाँ जी सर, एरिया हाँ भी डिपेंड करेगा ये। बिल्कुल, एरिया ये पे एससी बेस्ड। वर्मा में P1 एक में ज्यादा होगी। ऑब्जेक्टिव भी है। हाँ, फ्लूइड से रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव है, वो आप उस ऑब्जेक्टिव को चेक कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर बेसिकली ये है कि साहब यहाँ पर तो सिर्फ एक सीधा सीधा प्रेशर लग रहा है, तो और मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर प्रेशर सेम कैसे हो गया? तो यहाँ पर कुछ फोर्सेस, ये वाले जो सरफेसेस हैं, जैसे मान लो ये सरफेस, तो इसकी वजह से ऐसे भी फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो फोर्स का रिलेशन अलग है, प्रेशर का रिलेशन अलग है, प्रेशर विल बी सेम, ये बात तय। क्लियर? फोर्स पे तो हम आगे बात देख समझेंगे। क्लियर है सर? यस सर। जी चलिए फिर एक दो और Yes, sir. एग्जांपल ये सही। प्रॉब्लम्स लेता हूं, आप लोग अब कोशिश करेंगे। अब आपको बात समझ में आ गई है, डेप्थ के साथ प्रेशर बदलता है, सेम लेवल पे प्रेशर की वैल्यू सेम होती है। तो अब देखिए एक एग्जांपल नंबर 2, ये ऐसा कोई अरेंजमेंट ले रहा हूं मैं, यू शेप्ड ट्यूब। ये ऐसा कोई अरेंजमेंट, कुपच 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 कुपच, ये एक यू शेप ट्यूब है, इसमें मैंने लिक्विड भर दिया, कुपच 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 यहाँ तक। और यहाँ पर मान लो ये सेपरेटर लगा हुआ है, सेपरेटर, दो लिक्विड को सेपरेट करने वाला। और ये याद रखिएगा, ये इमिसिबल लिक्विड्स हैं, मतलब दे कैन नॉट मिक्स्ड टुगेदर, मतलब समझ लो पानी और तेल, है ना, ये मिक्स नहीं हो सकते हैं। तो ये इमिसिबल लिक्विड्स हैं। और ये वाली जो थिकनेस है ना, ये वाली यहाँ ये थिकनेस, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ये नेग्लिजिबल है। ठीक है, इमिसिबल लिक्विड्स हैं, ये नेग्लिजिबल है, इसकी डेंसिटी 2 रो है, इस वाले की डेंसिटी रो है। आपको बताया गया कि जब इसको हम रिमूव करेंगे, आफ्टर सेपरेटर इज removed, find the length of liquid in two vertical arms, vertical arms, दो वर्टिकल आर्म्स में आपको बताना है कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द लिक्विड। कौन कर रहा है इसको? एंड रिमेंबर लिक्विड इज स्टैटिक। फिर से आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, 30 सेकंड्स। नोट करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। आगे आंसर? L/2। L/2।
नहीं आ रहा किसी का आंसर। L/2 L/3 L/2 गलत हो गया मेरा। चलो बच्चों मिल के करते हैं। पहली बात एक बात बताओ। L/2 अच्छा देखता हूं मैं आंसर, मैच कर लेना आप लोग। पहली बात एक बात बताओ, इसका डेंसिटी 2 रो है और इसकी डेंसिटी रो है। सेपरेटर रिमूव करूंगा तो लिक्विड ऐसे ही रहेगी या लिक्विड एक तरफ से दूसरी तरफ भागेगी? भागेगी। किधर से किधर? राइट वाले से लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट वाले से राइट की तरफ? टूरो वाले की तरफ, रो की राइट तरफ वाले भागेगी। से राइट वाले से लेफ्ट की तरफ। राइट से लेफ्ट। राइट से लेफ्ट राइट से ऑफ लेफ्ट। कोर्स। भाई जिनको नहीं आया हो समझ में और वो लोग एकदम चुपचाप बैठे हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, कोई भजन कीर्तन हो रहा है, अपन चुपचाप रहेंगे, है ना? तो ऐसा भाई, ना तो हम मातम कर रहे हैं ना हम भजन कीर्तन कर रहे हैं, उसमें चुपचाप रहने की आवश्यकता नहीं है। प्लीज पार्टिसिपेट करें आप। इस वाले पार्ट का अगर मैं मास देखूं, इसकी डेंसिटी 2 रो है तो इसका मास ज्यादा होगा, और इसकी डेंसिटी रो है तो इसका मास मेरे बच्चों कम होगा। तो हेवी वाला लिक्विड इधर इसको दबाएगा, बिकॉज इतने ही लेंथ की प्रेशर ज्यादा है, बिकॉज इसकी डेंसिटी ज्यादा है। क्योंकि प्रेशर होता है डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय जी इंटू एच, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय जी इंटू एच। ऑल्दो दोनों में लेंथ सेम है बट इसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो इसका प्रेशर ज्यादा लग रहा है और इसका प्रेशर कम। तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ लिक्विड फ्लो करती है, और तब तक करती है जब तक दोनों पे प्रेशर की वैल्यू सेम ना हो जाए। तो मैं कहूंगा कि इधर से लिक्विड कुछ नीचे आई, खुपच 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 खुपच, तो इधर आगे भागेगी। और ये वाली जो ब्लैक वाली लिक्विड है ये उतना ही ऊपर चढ़ेगी, टुक 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 टुक, ऐसा कुछ अरेंजमेंट होगा। मान लो ये लिक्विड नीचे आई है बाई अ लेंथ x, तो ये बचा हुआ लेंथ कितना होएगा? L माइनस एक्स। और ये लिक्विड कितना ऊपर चढ़ गई? x। और ये वाला लेंथ कितना है? ऑब्वियसली L है। तो ये पूरी लेंथ कितनी होगी? L प्लस एक्स। या नहीं आया? नहीं आया ना? आ गया सर। अब अगर कोई भी पॉइंट मैं अज्यूम करूं इन दिस हॉरिजॉन्टल पार्ट, ये वाला जो पार्ट है इसमें अगर कोई भी पॉइंट मैं अज्यूम करूं, तो एक तो इस पॉइंट पे प्रेशर इधर लग रहा है और एक इधर लग रहा है, ठीक है? ये वाली लिक्विड प्रेशर इधर लगा रही है और राइट वाली लिक्विड प्रेशर लेफ्ट की तरफ लगा रही है, बट ये वाला पॉइंट हॉरिजॉन्टल पार्ट में है। तो ये लिक्विड तभी तक फ्लो करेगी जब तक ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, स्टैटिक ना हो जाए। और ये पॉइंट हॉरिजॉन्टल पार्ट में है, तो इस पे लगने वाला नेट प्रेशर शुड बी इक्वल टू 0। भाई तभी तो ये फ्लो होना बंद होगी। नहीं आया ना? सर आया। ठीक है, ये लिक्विड फ्लो होना तभी बंद होगी जब इस पॉइंट पे लगने वाले प्रेशर्स इक्वल हो जाएं। तो हम कहेंगे बेटा देखो अब मैं खेल रहा हूं, चलो खेलते हैं प्रेशर प्रेशर। ये ओपन टू द एटमॉस्फेयर है तो यहाँ पर PATM, ये भी ओपन टू द एटमॉस्फेयर है तो यहाँ पर PATM। राइट वाले का प्रेशर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नहीं समझ में आया तो पूछिएगा। PATM प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ रो multiplied by G into L minus X, 2 rho GH. This must be equal to लेफ्ट वाले पोर्शन के कारण इस पॉइंट पे प्रेशर, इस पॉइंट पे, ठीक है, will be equal to what? PATM प्लस ऑफ रो multiplied by G into L plus X। उड़ गए तोते भाई? नहीं सर आ रहा है समझ में। PATM ने PATM को मार दिया, रोजी ने रोजी को सन्नाटा कर दिया, तो 2L माइनस ऑफ 2x इज इक्वल टू L प्लस ऑफ x। तो ये L हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू मेरे लिए तो आंसर L/3 आ रहा है। मैं फिर से आप सबसे नाम ले लेके पूछूंगा कि किसको क्या नहीं पल्ले पड़ा, वो पूछ सर लें एक बार क्योंकि प्रीवियस पेज पे कर दीजिए सर। ठीक है सर।
सर आपने लेफ्ट और राइट वाले प्रेशर इक्वेट करे हैं जब जीरो हो गया नेट, है ना? जी 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 ठीक है, नेट समझ आ जीरो। गया। और वैसे भी इक्विलिब्रियम का मतलब होगा कि सेम लेवल पे प्रेशर बैलेंस होने चाहिए, मतलब नेट प्रेशर Yes. जीरो होना चाहिए, है ना? वही करा है Yes, sir. बेटा। ठीक है। ठीक है, अब मैं सर एक बार फिर से नेक्स्ट नेक्स्ट पेज। पेज पे कर दिया। मैं एक और क्वेश्चन ऐसा सेम टू सेम लेता हूँ, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए, मैं प्रीवियस अब ये तो नोट कर लिया होगा, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं 2-3 मिनट में अपन। करें सर? यस सर पूछिए। ठीक है, तो मैं पूछ लेता हूँ, बिल्कुल सिमिलर टाइप, गलत मत करना। फिर से ऐसा ही कुछ अरेंजमेंट। अब अभी मैंने 2 लिक्विड लिया था, नाउ आई एम टेकिंग 3 लिक्विड्स। मान लो इधर से यहाँ पर एक सेपरेटर लगा हुआ है और यहाँ पर एक सेपरेटर लगा हुआ है। दीज आर सेपरेटेड्स, है ना, विच आर सेपरेटिंग द लिक्विड्स एंड ऑल द लिक्विड आर इमिसिबल। ये सेपरेटर है और यहाँ पर कुपच 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 ये लाल वाली लिक्विड मान लो, और यहाँ पर टुक 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 ब्लू लिक्विड, और यहाँ पर मान लो कि उतनी ही लेंथ के लिए ये ब्लैक लिक्विड। ठीक है, सबकी लेंथ L है, चाहे वो ये लिक्विड हो या ये लिक्विड हो या ये लिक्विड हो। और मैंने डेंसिटी कुछ इस प्रकार से लिखा है कि इसकी डेंसिटी 3 रो है, इस वाले की डेंसिटी 2 रो है और इस वाले की डेंसिटी रो है। फिर से आफ्टर सेपरेटर इज रिमूव्ड, आफ्टर सेपरेटर is removed, find length of liquid into vertical parts in equilibrium। करो, समय आपके पास 45 सेकेंड्स। x की वैल्यू मुझे बता दीजिएगा, x की वैल्यू कितनी आ रही है आपके? 2L/5। भाई सारे बच्चे सॉल्व करेंगे प्लीज। x इज इक्वल टू L/2 गलत आ रहा है बेटा। 2L/5। यस यू आर राइट, 2L/5। यस 2L/5 इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह रे वाह। चलो मैं इसका फिर से अरेंजमेंट दिखा रहा हूँ क्योंकि आपका समय भी समाप्त हो रहा है, तो मैं जरा सा फिर से इस डायग्राम को ड्रॉ करूंगा। देखो बेटा, अगर आपको ये बात समझ में कायदे से आनी हो तो जैसे ही आप ये सेपरेटर हटाओगे ना, लाल वाली लिक्विड ब्लू वाली लिक्विड पुश करेगी इस ब्लैक वाली लिक्विड को, इस तरह से खेल चलेगा। अब सोचो कि जैसे ही मैंने सेपरेटर हटाया, ये ब्लैक वाली लिक्विड क्या होगी, जैसे ही ये ब्लू वाली इसको पुश करेगी ना, ये पूरे L हाइट तक तो ऑलरेडी ब्लैक वाली है, तो जैसे ही ये पुश करेगी, पुश करके ये इसके अंदर चली जाएगी और ये इमिसिबल लिक्विड है। बात समझना,
मान लो कि ये रेड वाली लिक्विड x हाइट से नीचे आ रही है, मान लो, तो ये वाली तो हाइट हो गई, हमें पता है कि ये L माइनस एक्स। अब ये ब्लू वाली x हाइट से आगे भागेगी, तो जैसे ही आगे भागेगी इसी में तो इंटर करेगी ये जो ब्लू वाली है वो इसी में तो इंटर कर जाएगी, x हाइट इसका इसी में इंटर कर जाएगा x हाइट। तो ये ब्लैक वाले को अपने ऊपर उठा देगा, ये ब्लैक वाले का हाइट L ही रहेगा, बट x वाली लिक्विड इस वाले पार्ट में अंदर आ जाएगी। समझ रहे हैं आप क्यों ऐसा होगा? क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आप इस बात को समझिए कि जैसे ही ब्लैक रेड वाली लिक्विड ने इसको कंप्रेस किया, दबाया, तो रेड वाली लिक्विड इसके अंदर जैसे ही आएगी तो जरा सा भी ब्लू वाली लिक्विड मूव करेगी तो इसके अंदर चली जाएगी, क्योंकि पूरे लेंथ में तो ब्लू वाली लिक्विड ऑलरेडी थी। ठीक है, मतलब ये सीन हो रहा होगा, देखो ये समझ आई बात? आप क्लियर है सबको? तो ये वाली डेंसिटी हमें पता है कि 3 रो है, हॉरिजॉन्टल में तो अपने को पंगा नहीं है, ये वाली डेंसिटी अपनी रो है, ये वाली डेंसिटी अपनी 2 रो है ब्लू वाली की। फिर से हम कोई पॉइंट मान लें, यहाँ पर मान लो कोई भी पॉइंट, तो इस पे नेट प्रेशर बैलेंस होना चाहिए। इसका मतलब अपन क्या लिखेंगे? नेट प्रेशर होगा क्या? फिर से लिखो PATM प्लस ऑफ L माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 3 रो जी, ये राइट वाले के कारण प्रेशर। दिस होल मस्ट बी इक्वल टू लेफ्ट वाले हाइट वाले के प्रेशर। ये कितना होगा? तो PATM प्लस ऑफ रो मल्टीप्लाइड बाय G मल्टीप्लाइड बाय L प्लस ऑफ 2 रो मल्टीप्लाइड बाय G मल्टीप्लाइड बाय x। सॉल्व कर लो, यू विल गेट x इज इक्वल टू 2L/5। किसको नहीं आया पूछ लो सर, बिंदास पूछो, कोई देख नहीं रहा है आपको कि आप क्यों पूछ रहे हो, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा आपका, बिंदास पूछो। समझ आया या नहीं आया बताइए सर आया। सबको? ऑलमोस्ट हाँ मेरे सर, पास क्लियर है, है ना, मोर देन 25 बच्चे कनेक्टेड हैं, सबको क्लियर है? क्लियर है सर। तो ठीक है, तो आज यहीं तक। इससे रिलेटेड एक बढ़िया सा सवाल नेक्स्ट डे कराऊंगा, जब भी मेरी क्लास होगी, तो इससे रिलेटेड एक बढ़िया सा सवाल लूंगा मैं नेक्स्ट डे। मैं अब एंड कर रहा हूँ मीटिंग अपनी तरफ से। थैंक यू सर। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह